नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने आपके लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राजीव सिंह जी को। आप इनसे परिचित हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, जाने माने समाज सेवी और वरिष्ठ चिकित्सक भी हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आइए फ्रंट पेज की खबरों की पहले जानकारी आपको दे दें। फोर्स को छूट, जंगल में घुसो और मारो, नक्सलियों के पास दो रास्ते, सरेंडर करो नहीं तो इनकाउंटर होगा। एक अखबार की पहली खबर। सर्वदलीय बैठक, नीट और यूपीएससी में गड़बड़, दुकानों पर नाम का मुद्दा उछला। दोपहर 1 बजे आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। दिल्ली से खबर। पंचायत सचिव अब सरकारी कर्मी होंगे, समिति 30 दिन में देगी रिपोर्ट। ये छत्तीसगढ़ की खबर है। हरियाणा में अमनदीप को दिया गैंगस्टर साव ने फायरिंग का जिम्मा। रायपुर में फायरिंग मामले में 6 गिरफ्तार। रायपुर की खबर है। कांग्रेस ने मांगा लोकसभा उपाध्यक्ष का पद। बिहार, उड़ीसा, आंध्र को मिले विशेष दर्जा। संसद का मानसून सत्र आज से 10 अगस्त तक होगी 16 बैठकें। दिल्ली की खबर प्रमुखता से एक अखबार ने छापी है। बृजमोहन की जगह बैठेंगे केदार, सीएम साय के पीछे मंत्री राजवाड़े का आसन। रायपुर से खबर है। विधानसभा में बैठक व्यवस्था जो सुधारी गई उससे जुड़ी खबर है। सांपों का बसेरा होने के कारण महादेव कई वर्षों तक एकांतवास में थे। सावन आज से पहला सोमवार भी। 12वीं में फेल, नीट में मिल गए 705 नंबर। ये कमाल है अहमदाबाद का। ऐसी गड़बड़ी, मेरिट लिस्ट में शामिल छात्रा कक्षा में ही नहीं कर सकी टॉप। बनोरा, अघोर गुरपीठ में गुरु दर्शन के लिए पहुंचे सीएम साय। शाह के कहे को साकार करने साय सरकार संकल्पित। विजय शर्मा ने एक बात कही है एक चैनल से चर्चा में। बस्तर के कई इलाकों में जल त्रासदी, बांध के पानी में बह गए वाहन, रास्ता बंद, टापू बन गए गांव। इसी तरह की खबरें फ्रंट पेज पर है। और एक खबर प्रमुखता से एक अखबार ने छापी। कट्टर तालिबान समर्थक अब बेटियों की पढ़ाई के लिए हो रहे हैं लामबंद। ये काबुल से खबर है। उत्तराखंड में केदारनाथ मार्ग पर भूस्खलन, 3 श्रद्धालुओं की मौत, 5 लोग घायल। इसके अलावा भी और छोटी छोटी खबरें। अमेरिका से जुड़ी खबर है। बाइडेन ने इशारा कर दिया कि कमला हैरिस हमारी पार्टी की ओर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगी। ये खबर भी प्रमुखता से अखबारों में छापी गई है। आज सावन आज से शुरू हुआ है और सावन मास में सोमवार तो हर सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है, लेकिन सावन का पूरा महीना शिव को समर्पित होता है और इसमें भी सोमवार का विशेष दिन होता है। तो आज कहा जा रहा है कि 72 वर्ष में ऐसा 72 वर्ष बाद पहली बार हुआ है कि सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है और सावन का अंत भी सोमवार से होगा। तो बड़ा पवित्र माह है हिंदू धर्म के लोगों के लिए, भारतीयों के लिए। तो आप सबों को सबसे पहले तो सावन मास की, सोमवार की बहुत बहुत बधाई। भगवान भोलेनाथ पर आपकी कृपा बने रहे। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जिस खबर को मैंने आखिरी में कहा था, अब आज आपको बता दें कि हम समय भी इसका थोड़ा कम कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी अपनी टिप्पणी करेंगे और डॉक्टर साहब से टिप्पणी लेंगे। कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो भी भारत के लिए बल्ले बल्ले है, और ट्रंप बनते हैं तो भी बल्ले बल्ले है, क्योंकि ट्रंप जब पिछला चुनाव लड़ रहे थे तो उसके पहले वो यहाँ आए थे गुजरात और भारत में घूम के गए थे और ये माना जा रहा था कि मोदी के साथ जो उनकी दोस्ती है वो भारत के लिए बड़ी फायदेमंद होगी। अब कमला हैरिस अगर बनेगी तो चूंकि भारतीय मूल की हैं, उपराष्ट्रपति रही अभी बाइडेन की, तो उसका भी लाभ भारत को मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जा सकता है कि भारत का भाग्योदय ठीक ठाक कह सकते हैं, भाग्योदय तो है ही है। बिल्कुल कमलेश भाई, सबसे पहले तो हर हर महादेव। श्रावण मास के पहले सोमवार में आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और चाहता हूं कि भोलेनाथ का आशीर्वाद पूरे विश्व में हमेशा बरसता रहे और विश्व में एक शांति अमन का माहौल रहे। कमला हैरिस और ट्रंप ये दोनों बनते हैं तो बिल्कुल ही आपने सही कहा है कि ये दोनों के विचार जो हैं, वैचारिक मतभेद इन लोगों का हमारे देश से नहीं रहेगा, बल्कि वैचारिक मन मिलता रहेगा, मत मिलता रहेगा और आपसी समन्वय के कारण भारत और अमेरिका में एक अच्छा रिश्ता जुड़ेगा। और दोनों, चाहे वो व्यापार का मामला हो, चाहे किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि का मामला हो, सभी में एक दूसरे का बढ़ चढ़ करके योगदान करते हुए विश्व में एक शांति अमन का माहौल लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी उम्मीद हम सब कर रहे हैं। और अब मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और ये माना जा रहा है कि बहुत हंगामेदार होगा और उसके पीछे कई कारण हैं। नीट का, यूपीएससी का, और जो उत्तराखंड और उसके बीच का जो यूपी के बीच का जो मामला है, जिसमें लोग जाएंगे सावन में जल चढ़ाने के लिए भगवान भोलेनाथ को, नाम लिखना जरूरी कर दिया गया है। सारे मसले आज विधानसभा में, लोकसभा में उठेंगे और आज ही इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाएगा और उसका
कल जो बजट पेश होगा उसका एक तरह से संकेत उसमें मिलेगा। तो कुल मिला के ये जो मुद्दे उठेंगे डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी तो सारे मुद्दों पे घिर रही, विपक्ष के द्वारा घेरी जा रही है। देखिए कमलेश भाई, भारतीय जनता पार्टी को इन लोग पिछले 10 साल से घेर रहे हैं जी, और हमेशा कोई ना कोई मुद्दा लाके ले आते हैं सामने। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एक निर्णय लेता है या जो कोई भी एक डिसीजन लेता है, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, जी। उस पर अडिग रहता है और देश में एक अच्छा विकास हो, देश के विकास को देखते हुए निर्णय लेता है। जी। तो विपक्ष का काम है, वो घेरने का काम विपक्ष का है। अभी तक यानी देखा गया है कि इजराइल वाली पद्धति यहाँ पे हो कि जब देश में कोई खतरा मंडराता है तो विपक्ष भी उनके साथ हो जाता है। लेकिन यहाँ तो देश पे कोई खतरा मंडराए भी, चाहे वो पाकिस्तान रहे या चाइना रहे, यहाँ पे हमारे ऊपर आक्रमण भी करे, तो मुझे लगता नहीं है कि विपक्ष की ऐसी मानसिकता बन रही है कि वो सत्ताधारी पक्ष के साथ रहें। तो उनका काम है घेरने का। लेकिन हाँ, कुछ बातें जैसे आपने बोली कि नीट का मामला और पीएससी का मामला, ये सब मामले जो लोग इसमें शामिल पाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी वाकई में इसके प्रति बहुत ही गंभीर है। और भारतीय जनता पार्टी एक एक व्यक्ति जो कि इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसे सख्त से सख्त सजा देगी। मैं मानता हूं कि जो बच्चों का भविष्य है उससे थोड़ा सा बेचारे जो मेहनत किए रहते हैं साल भर और अचानक फिर से परीक्षा देना या परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, उनके जगह में अभी जैसे एक खबर आपने पढ़ी कि 12वीं में फेल हो गए और नीट में पोजीशन 705 नंबर पोजीशन ले आया, मैं कहूँगा। तो ऐसे बच्चे आ जाते हैं तो ये वाकई में जो पढ़ने लिखने वाले हमारे बालक बालिका हैं और जो विद्यार्थीगण हैं, उनको वाकई में आहत होती है, ठोस पहुँचता है और नीरस भी हो जाते हैं, बेचारे उदास हो जाते हैं। तो सरकार को एक कुछ ऐसी पद्धति बनानी चाहिए जिसमें ये सब जो माफिया है जो लगे हुए हैं ये सब कार्य करने में, इन सभी को कड़ी से कड़ी सजा देते हुए और आने वाले दिनों में एक अच्छा माहौल हो और बच्चे भी अच्छे से परीक्षा पास करके जो वो अपने भविष्य का सोचते हैं, अपनी योग्यता के बल पे वो जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उसमें वो उज्जवल भविष्य बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी खबर हमको फिर पढ़ने को न मिले कि संस्कृत बोर्ड टॉपर्स कांड, ऐसी गड़बड़ी, मेरिट लिस्ट में शामिल छात्रा कक्षा में ही नहीं कर सकी टॉप। ये खबरें हमको पढ़ने को न मिले। ऐसी उम्मीद करते हैं कि सरकार जिसकी भी रहे, जहां भी रहे, प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार, इस तरह का कठोर कानून बने कि योग्य बच्चे ही जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं उनके हाथ में ही, अगर मुझे तो कभी कभी लगता है कमलेश भाई की 12वीं कक्षा का रिजल्ट आ जाने के बाद ये एग्जाम होना चाहिए जी, ताकि उसमें जो 12वीं पास कर गया हो वही जाकर के उस परीक्षा में शामिल हो सके। हाँ, मतलब जो भी कदम उठाएं ऐसा कदम कि वो बच्चों के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो। भले बिल्कुल बिल्कुल, भले फरवरी में एग्जाम हो जाए, मार्च वगैरह तक रिजल्ट आए और अप्रैल में आप नीट वगैरह का एग्जाम लीजिए, जो उसमें उत्तीर्ण हुए वही भर सकते हैं, वही आगे जा सकते हैं। जी जी। और दूसरी एक खबर जो बहुत चर्चा में है कि एक केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ही उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि आपने ऐसा नियम बना दिया है कि अब हमको अपने कुर्ते में लिखवा के रखना पड़ेगा कि मैं किस जाति का हूँ, या जिससे हाथ मिलाना होगा उससे पहले पूछना पड़ेगा कि तुम किस जाति के हो। ये सारा मसला समझ रहे हैं आप, जिस बात को लेकर के है वो सबकी अपनी अपनी दलील है। लोग ये दलील दे रहे हैं जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक हैं कि आप हिजाब के मामले में जब ये कहते हैं कि हमारी पहचान हिजाब है, आप उससे हमको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं तो शरीयत के विरुद्ध है, और भी बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। तो आपका अगर वहाँ आपके होटल में या फल दुकान पे आपका नाम अगर वहाँ लिखा है तो उससे आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आपका नाम, आप सिर्फ इतना ही तो किया जा रहा है, किसी को रोका तो नहीं जा रहा है। तो उनकी भी अपनी तरफ से दलील आ रही है, विपक्ष की दलील अपनी तरफ से कि आप इस तरह से करते करते दोनों को अलग करने की जो षड्यंत्र कर रहे हैं, तो राष्ट्र हित में नहीं है। डॉक्टर साहब, दोनों की अपनी अपनी दलीलें। नहीं, बिल्कुल अपनी अपनी दलीलें हैं और यह जो है राज्य सरकार का निर्णय है जी, और राज्य सरकार कुछ सोच समझ करके इस निर्णय को लिया होगा। वैसे भी जो बाहर दुकानें होती हैं, आप किसी बाजार में चले जाइए, चाहे वो सदर बाजार हो, गोल बाजार हो या कोई भी हो, वहाँ तो लोग अपने दुकान पे अपना नाम, बोर्ड पे नाम तो लिखवा के रखे रहते हैं, सब चीज़ वो लिखवा के रखे रहते हैं। तभी जिनको जहाँ भी खरीदारी करनी होती है वो जाते हैं खरीदारी करने के लिए। ऐसा नहीं होता है कि हिंदू लोग मुस्लिम दुकान में नहीं जाते हैं, मुसलमान लोग हिंदू के दुकान में नहीं जाते हैं। तो अगर यहाँ पे ये बोल दिया है तो इसको मुद्दा किस लिए उठा रहे हैं? अगर दुकान के ऊपर कोई नाम लिखने बोल दिया है, आप यहाँ बाजार में घूम जाइए, हर एक दुकान के ऊपर नाम लिखा हुआ है। हाँ, हम पुरानी बस्ती में भी जाते हैं, पूजा सामग्री का सामान सारा जो है हमारे एक मुसलमान भाई के यहाँ सब चीज़ मिलता है, वहाँ जाकर के हम खरीद के लाते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती है।
लेकिन अगर यहाँ इस चीज को लिखने के लिए बोल दिया गया है कि सब लोग अपने दुकान पे नाम लिखवाएं अपना, तो एक तरीके से मेरे हिसाब से कोई खराब चीज नहीं कहा गया है। एक रहता है कि हाँ भाई ये इसकी दुकान है, वो उसकी दुकान है। इसमें दूसरा पक्ष भी देखिए कि कहीं आप कुछ ले रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, अचानक आपका दुकान पे नाम गया बजरंग स्टोर्स, और वहीं पे आप, ये मेला लगा हुआ है सावन का बड़ा बड़ा, वहीं आप निकल गए हैं आगे, अचानक देखते हैं बच्चा गुम गया। कहाँ था? पुलिस वाले को बोल तो सकते हैं कि मैं वहाँ बजरंग स्टोर पे खड़ी थी, वहीं से मेरा बच्चा फिर नहीं दिख रहा है। तो कई चीजें जो है सार्थक और उसमें मतलब अच्छी चीज होगी, जो कि एक जगह को हम पॉइंट करने के लिए कि हमारे साथी वहां खड़े हैं, हमारे साथी यहाँ खड़े हैं। नहीं तो जब नाम ही नहीं रहेगा दुकान का, तो सब तो पूरे देश से लोग जाते हैं ये सब जगह में, धार्मिक स्थलों पे। और तो ये एक जबरदस्ती मुद्दा उठाए जा रहे हैं। किसी भी चीज का एक नाम जरूर रहना चाहिए। बच्चे का ही छठी के दिन नामकरण होता है, तो नामकरण तो होना चाहिए, चाहे वो कोई दुकान हो, चाहे कोई मकान हो, उसका नामकरण होना चाहिए ताकि उसका पता अच्छे से हमें मिल सके। मतलब एक पत्थर उछाल दिया गया उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश से, अब वही है जाकी रही भावना जैसी, आपको अपने अपने हिसाब से बस उसका मायने निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए मैं बोला ना कि पता के हिसाब से लोगों के लिए सुविधाजनक हो जाएगा वो जी, कि मैं इस दुकान पे खड़ा हूँ, एक दोस्त का फोन आया कहाँ हो, मैं इस दुकान पे खड़ा हूँ, तो नाम तो बता सकेंगे, नहीं तो क्या बताएंगे वो। जी जी। खैर एक चीज़ और जो बहुत चर्चा नहीं करना चाहिए लेकिन फ्लो में कई बार निकल जाता है, कुछ लोग मुझे भी भेजे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने ही इस बात को कहा है या उनके मौलवियों ने कहा है कि उसमें थूका जाता है। ये सारी बातें, अब उसमें कितनी सच्चाई है उसका कोई दावा मैं तो नहीं कर सकता जब तक कुछ देखा, लेकिन इस तरह की बातें कही जाती हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे मन में जो धार्मिक भाव होता है वो खंडित होता है। तो शायद इसलिए कर दिया गया होगा कि भाई जो बिल्कुल आज़ाद ख्याल के हो जाएं और जो इस तरह का भी ख्याल रखते हैं कि भाई हमको एकदम पवित्र भोजन चाहिए, तो कमलेश भाई आज भी जी जो सात्विक भोजन लेने वाले लोग हैं जी, कई बार रेस्टोरेंट का नाम देखते हैं और नाम देख करके दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं कि भाई हम नॉनवेज नहीं खाते हैं जी, हम उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे सिर्फ जहाँ प्योर वेजिटेरियन होता है, मैं ही उसमें शामिल हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें जो है इसमें कोई खराबी नहीं है, लोग अपने हिसाब से जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ जाएंगे। हाँ, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, वो अगर उनको मांसाहार करना होता है तो सब होटल में नहीं खाते वो, क्योंकि झटका हलाल वाला चक्कर रहता है, बहुत चीजें होती हैं। तो उसको मुझे लगता है कि व्यक्तिगत निष्ठा पर ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन राजनीति है वो तो अपनी चाल चलती है, उसका अपना तरीका है, अपने तरीके से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सारे उद्यम किए जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की बात कर ले, बड़ी उम्मीद है हम लोगों को, क्योंकि ये अब पहले तो रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, उसी के साथ शामिल कर लिया गया है। तो कल जो बजट पेश होगा उसमें हमको जो आय करदाता है उनको, जो आय करदाता नहीं है उनको किस तरह का लाभ मिलने वाला, इस पे हमारी आपकी सबकी नज़रें टिकी होगी। रेल के मामले में भी हम कोरबा के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग उम्मीद करते हैं कि जो हमारे साथ असुविधाएं जुड़ गई हैं, जो एक तरह से कह लीजिए कि विशेष करके कोरबा के साथ कि रेल के मामले में हमारा दुर्भाग्य हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि कल कुछ मिलेगा, कल कुछ जरूर उम्मीद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिलासपुर जोन को तो मिलेगा ही मिलेगा, कोरबा को भी जी। मुझे लगता है कि 1-2 ट्रेनें मिलनी चाहिए, और दूसरा जो रेल वाकई में लोगों को जो सुविधा हो सकता है कि हम ऐसे कोयलांचल में रह रहे हैं, कोयला नगरी में रह रहे हैं, जहां देश को तो कोयला से लाभ हो रहा है लेकिन हमारे लोगों को इस कोयला से उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ट्रेनें जो हैं थोड़ी सी अव्यवस्थित हैं और सही समय पे नहीं चल रही हैं, जिससे लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। इसकी बात मैंने भी रेल मंत्रालय तक में चिट्ठी लिखी थी, आप लोग तो हमेशा लिखते रहते हैं अपने तरफ से, हमने भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से कोल मंत्री जी को, कोयला मंत्री जो हैं उनको एक लेटर लिखा था, और उम्मीद करता हूँ कि अभी जो रेल बजट प्रस्तुत होगा उसमें ज़रूर कोरबा वासियों को कुछ फ़ायदा होगा, छत्तीसगढ़ को तो फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने एक अच्छा रिजल्ट ला करके दिया है देश की सरकार बनाने में। जी। तो छत्तीसगढ़ पे तो प्रधानमंत्री जी की नज़र है ही, और प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी, उन लोगों का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। दूसरी, जहाँ अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार जो टैक्स देने वाले लोग हैं, आयकर देने वाले जो लोग हैं, वो उन्हें भी मुझे लग रहा है कि इस बार दायरा बढ़ा करके कुछ लाभ दिया जाएगा। जी, जो पिछले वर्ष भी उम्मीद कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि इस बार उसमें भी अच्छी होगी, और देश की अर्थव्यवस्था चूंकि दिन प्रतिदिन सुधर रही है, तो हो सकता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी
और वित्त मंत्री जी एक मिल करके निर्णय लेंगे कि देश में यह आयकर दाताओं को भी यह एक लाभ दिया जाए। चलिए, उम्मीद तो हम सब कर रहे हैं कि कुछ बेहतर होगा। और एक खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। नक्सलवाद जिस तरह से हमारे प्रदेश में अब ये मान सकते हैं कि जो दबाव बना है, उस दबाव की वजह से मन में एक भाव उत्पन्न होने लगा है। अब चर्चा के दौरान जो उधर के रहने वाले लोग कहने लगे कि ऐसे आसार दिखने लगे हैं कि शायद छत्तीसगढ़ महतारी के भाल पर जो नक्सलवाद का काला टीका लगा हुआ है, उसके धुलने का समय आ गया है। खबर भी है, फोर्स को छूट, जंगल में घुसो और मारो। नक्सलियों के पास दो रास्ते, सरेंडर करे नहीं तो इनकाउंटर होगा, ईश्वर करे ये हेडिंग सफल हो जाए। बिल्कुल, ये बात जो है जी, नक्सली लोग जो है वहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे। लोगों का आना जाना वहाँ दुभर हो गया था। और अभी आप देखेंगे कि 40-42 कैंप एकदम जहां उनके अड्डे होते थे वहां जाकर के खोल दिए गए हैं। उम्मीद नहीं थी जहां उम्मीद नहीं थी वहां जाकर के। और हमारे गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ मिल करके, आदरणीय विष्णुदेव साई जी के साथ मिल करके, और ऊपर अमित शाह जी के दिशा निर्देश पे पूरा एक जो निर्णय लिया है जी कि या तो नक्सली सरेंडर कर दे। पहला तो उनको मौका दिया जा रहा है सरेंडर करने के लिए जी। आप सरेंडर करें और एक आम जनता जैसे ज़िंदगी जीती है आपको उसके लिए मुहैया कराया जाएगा सुविधा, वैसी ज़िंदगी जिए। और नहीं तो एनकाउंटर के लिए तैयार रहें, क्योंकि आप लगातार मानवीय अपराध करते जाएं, आप लोगों को मारते जाएं, वो सही है जी। और आपको अगर कोई मारे तो गलत है, ये कोई बोलने वाला नहीं है। अब लोग चाह रहे हैं। अरे पहले क्या होता था कि इन लोग को एक राजनीतिक शरण भी दे दिया जाता था, देखा जाए, चाहे कोई भी, मैं ये बोल रहा हूँ, जो कहीं सुनने में आता था कि ये राजनीतिक शरण में रहते थे। लेकिन ऐसे एक युवा और तेज तर्रार गृह मंत्री अभी हमें मिले हैं और एक ऐसे मुख्यमंत्री जी मिले हैं जो कि एक निर्णय ले रहे हैं कि वहाँ पर एक अमन चैन की ज़िंदगी लोग जिए। लोग जो आते जाते हैं रास्ते में उनको कोई दिक्कत ना हो। पुलिस वाले, हमारे जवान जो लगातार शहीद हो रहे थे, वहाँ जवानों को, एक जवान को तैयार करने में कितना समय लगता है, कितनी व्यवस्था देनी पड़ती है, ये लोग शायद उतना अच्छे से जानते नहीं होंगे। लेकिन हमारे लगातार जो जवान शहीद हो रहे थे वहाँ जा करके लोगों की रक्षा करते हुए, तो वो जवान शहीद ना हो, वो देश के लिए शहीद हो, इन नक्सलियों के हाथे शहीद नहीं हो। देश के लिए अगर वो लड़ते लड़ते मरते हैं तो एक अच्छा माना जाता है। लेकिन ये नक्सली लोग ये जो है ये पूरा लगातार कंटिन्यूसली हमारे वहाँ के सिपाहियों से ज़बरदस्ती लड़ाई करते थे। हमारे सिपाही वहाँ पे मारे जा रहे थे, हमारे सिपाही भी लगातार मार रहे थे। लेकिन अब जो संख्या बढ़ी है तो लोगों को एक विश्वास हो गया है कि आने वाले दिनों में हमारे जो वहाँ सिपाही है वो कुछ ऐसा कर गुजर जाएंगे कि वहाँ पे नक्सलियों का अंत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। जो लोकतंत्र के दुश्मन हैं, जो राष्ट्र के दुश्मन हैं, जिनको चीन से और पाकिस्तान से हथियार मिल रहा हो, वो हमारे देश के हिमायती नहीं हो सकते, हमारे देश के हक में बात करने वाले नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को बिल्कुल बिना सोचे समझे गोली मार देना ही उचित है। इनके साथ इनकाउंटर शो करने की जरूरत नहीं, सीधा इनकाउंटर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं। उसमें कोई किसी के साथ लाग लपेट, जो उनके साथ खड़े होते हैं उनके साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि बहुत हो गया ये मानवाधिकार और ये दुनिया भर के अधिकारों की बात करने वाले जो लोग हैं, वो राष्ट्र हित के में बात करने वाले लोग नहीं, वो अपने हित में बात करते हैं। उनको तो मौका दिया जा रहा है कि आप सरेंडर कीजिए, अपने परिवार के साथ रहिए, अच्छे से रहिए। उसके बाद भी आप नहीं मान रहे हैं तो ठीक है। दुनिया में धीरे धीरे ये स्थिति बन रही है कि आतंकवाद को लोग अब नकारने लगे हैं। यही वजह है कि वो बड़ा विभत्स रूप कभी कभी प्रस्तुत कर देते हैं, चाहे नक्सलियों चाहे आतंकियों। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी उस तरह की कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन हमारी सेना लगातार उनको मार रही है और वो मारे जाएंगे, निश्चित है। मैं एक खबर भूल गया था, मैं इसी से उसको जोड़ता हूँ। कट्टर तालिबान समर्थक अब बेटियों की पढ़ाई के लिए हो रहे लामबंद। यही लोग, बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गोलियां चली थी पाकिस्तान की एक लड़की के ऊपर, 3 तालिबानियों ने गोली चलाया था, जिसको बाद में नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारे एक मध्य प्रदेश के ही एक स्वयंसेवी के साथ मिल करके उनको दिया गया था। अब वही तालिबानी जो कट्टर हिमायती इसके थे कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, अब पढ़ें तो बुरके में रहें, सिर्फ तालीमी जो उनको धार्मिक तालीम है वही मिलना चाहिए। अब वो अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए लामबंद हो रहे हैं। मुझे लगता है कि एशिया के लिए ये सुखद खबर है, बहुत ही सुखद खबर है। हमारे यहाँ तो वैसे भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हमारे यहाँ तो चल ही रहा है, और वहाँ पे अनंत काल से चल रहा है। तालिबान में अगर लोग बेटियों के, देखिए बेटियां इतनी होनहार हो रही हैं, किसी भी देश में देखिए आज अच्छे अच्छे पदों पे सुशोभित हैं बेटियां।
जी। और इन बेटियों को वहाँ पे भी जितने भी बच्चियाँ होंगी, बहुत तेज़ तर्रार बच्चियाँ होंगी, बहुत अच्छे पढ़ने में होंगी, वो भी चाहते होंगे, दुनिया की जब खबर देखते होंगे टीवी में घर में बैठ करके, तो उन्हें भी लगता होगा कि माँ मैं भी क्यों नहीं ऐसे बनूँ, माँ पिताजी मैं भी क्यों नहीं ऐसे बनूँ। तो एक अगर इन लोग की सोच बदल रही है तो उस सोच को मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी सकारात्मक सोच ले करके तालिबान वाले आगे बढ़ें और उनके देश में उनकी बेटियां उस तालिबान का, अफगानिस्तान जैसे देश का नाम रोशन करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। थोड़ा सा पानी की भी बात कर लें। सावन का महीना हो और पानी न गिरे तो हम प्रकृति से नाराज होते हैं कि प्रकृति हमारे साथ बेइंसाफी करे, लेकिन जब प्रकृति थोड़ा सा ज़्यादा आनंदित हो जाती है तो हमारे आनंद में खलल पैदा हो जाता है। बस्तर के कई इलाकों में जल त्रासदी, बांध के पानी में बह गए वाहन, रास्ता बन, टापू बन गए गाँव। ये स्थिति बस्तर की है। स्वाभाविक है कि हम जहाँ बैठ के आपसे बात कर रहे हैं यहाँ उतना पानी नहीं है। यहाँ का अभी भी डैम खाली पड़ा हुआ है, बहुत खाली पड़ा है। अभी उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1 महीने में जब पानी खूब गिरेगा तो वो डैम भरेगा। जो भरेगा तभी यहाँ किसानों को पानी मिलेगा, यहाँ जो पावर प्लांट चल रहे हैं उनको सबको पानी उससे मिलेगा। लेकिन जहाँ गिर रहा है, ज़्यादा गिर रहा है, तो भोलेनाथ से यही कामना है कि वो सब जगह बरसाओ भाई, एक ही जगह नुकसान मत पहुँचाइए लोगों को। एक के ऊपर ही ये त्रासदी, जल त्रासदी बिल्कुल जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो। बाबा भोलेनाथ से बिल्कुल सही बोले कमलेश भाई कि सबका साथ सबका विकास। बाबा भी सबका विकास समझते हुए सभी जगह एक तरह का वर्षा करें। और जहां मैं जानता हूं कि अपने देश में ये बड़ा ही एक कहा जाए दुर्भाग्य भी है कि बहुत तेज बारिश आती है तो बाढ़ आ जाती है, और तेज गर्मी होती है तो सूखे से कई लोग मर जाते हैं। तो ये एक नेचुरल जो कहा जाए कि त्रासदी है, और इस त्रासदी में कई लोग हताहत हो जाते हैं, कई लोगों का परिवार टूट जाता है, कई लोगों के घर टूट जाते हैं, उजड़ जाते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अभी जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार बारिश थोड़ी लंबी होगी, जैसा कि गर्मी लंबी हुई थी तो इस बार बारिश भी लंबी होगी, और पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं अभी तो पूरे देश में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। लोग जो थोड़ा सा नदियों के पास रह रहे हैं वो पहले से ही सावधान रहें। वैसे तो सरकार सावधान करती ही है, लेकिन पहले से ही सावधान रहें। और बस्तर में वाकई में कई बांध, बस्तर में क्या बिहार में, यूपी में, सब जगह देखिए हर जगह 10 ठो पुल गिरने की खबर आ रही है। तो ये सब चीज़ें तेज बारिश का नतीजा है, तेज बहाव का नतीजा है, तो उसका प्रेशर जो होता है तेज होता है, उसका नतीजा है। और कई जगह ठेकेदारों की भी जो सही काम नहीं करने का नतीजा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन पे भी लगाम लगाना चाहिए, उन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जो पैसा तो पूरा ले लेते हैं लेकिन काम ठीक से नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। हम जिस तरह से वृक्षों को काट रहे हैं, वृक्षों के प्रति हमारा जो लगाव था वो लगाव से हम अपने आप को पृथक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबका भी खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। इसी के तहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम जो एक ये चालू किया है, और करीब अपने छत्तीसगढ़ में 4 करोड़ पेड़ लगने हैं, जो कि इतना जंगल है वहाँ भी 4 करोड़ पेड़ लगने हैं। पूरे देश भर में पेड़ लगाया जा रहा है। हम लोग को तो भारतीय जनता पार्टी को एक बूथ में 51 पेड़ लगाने का आदेश मिला है। तो वो जो एक कार्यक्रम चल रहा है वो पर्यावरण को ठीक करने हेतु ही कार्यक्रम चल रहा है। पर्यावरण में जो ये आपने कहा बिल्कुल सही कहा, जो पेड़ काट करके नष्ट कर रहे हैं, यही सबका नतीजा है कि बाढ़ आना और ये सब चीज़ें हैं। तो पुनः मैं सभी से निवेदन करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि आप भी एक पेड़ माँ के नाम लगाएं अपने घर के आसपास, ताकि यह पेड़ लगाना ही नहीं है, उसको संरक्षित करते हुए बड़ा करना है। और लोग जो है, आप जब यह पेड़ लगाएंगे तो एक जो बैलेंस बनेगा, एक पर्यावरण जो शुद्ध होगा, पवित्रता आएगी पर्यावरण में, ये आप भी लगेगा कि आपका भी उसमें सहयोग है। कई मामले ऐसे आते हैं जिसमें विपक्ष ये आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी भावनाओं से खेलती है। हो सकता है कुछ में हो, लेकिन मैं तो कहता हूँ इस तरह की भावनाओं से खेलना दुनिया के हित में है, पूरे ब्रह्मांड के हित में है कि एक पेड़ माँ के नाम। जी, ये भी एक भावना ही है बहुत, कि जब उससे हमारे भाव जुड़ जाते हैं, कोई वृक्ष रोपित करेंगे और ये मान करके रोपित करेंगे कि इसमें मेरी माँ की आत्मा प्रवेश कर रही है, तो उस वृक्ष के प्रति हमारा लगाव स्वयं बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और फिर हम उसके ऊपर दृष्टि रखेंगे कि वो पुष्पित पल्लवित हो। बिल्कुल। तो ये भाव है। बिल्कुल, ये भाव है। और माँ से बड़ा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जी। माँ को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। तो माँ चाहे जीवित हो या माँ आपके पास ना हो, आज
उनके नाम से एक पेड़ लगाना, और माँ की जैसे सेवा करते हैं आप वैसे ही उस वृक्ष की सेवा करके उसे बड़ा करना, वो फलदार बनाना या छांवदार बनाना, ये आपको उसको ध्यान में रखते हुए वह कार्य करना होगा। ये कर्तव्य बनता है आप। बिल्कुल बिल्कुल कर्तव्य है हमारा। 100 लेने नहीं पहुंचे परिजन, पुलिस घर पहुंची तो बोले हमें पहले न्याय चाहिए। कोरबा पृष्ठ पर इस हेडिंग से प्रमुखता से खबर छपी है, और मुझे लगता है कि सारे अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से लगाया है, क्योंकि कोरबा छोटी जगह है, और जब इस तरह की कोई घटना होती है तो खबर बनती है और उस फिर लगती भी है। ट्रांसफार्मर खराब, 15 दिनों से बक्साई गांव में बिजली नहीं, 200 एकड़ में श्री पद्धति से धान की फसल ले रहे किसान। इको क्लब की तैयारी में जुटे, हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल तैयार करना होगा गार्डन, पहाड़ी कोरवाओं को नज़दीक की दुकानों से मिलेगा खाद्यान्न, ट्रांसफार्मर। बस इसी तरह की खबरें हैं। छोटी सी टिप्पणी आपकी, 100 लेने नहीं पहुंचे परिजन, पुलिस घर पहुंची तो बोले हमें पहले न्याय चाहिए। मैं इसीलिए पहले बोला कि छोटा शहर है तो खबर बनती है तो खबर लगाते हैं हम लोग, नहीं तो कई बार हमारे पास हेडिंग के लायक खबर ही नहीं रहती। परसों की घटना है, हमने इस खबर को पहले ब्रेक किया था, लाश पड़ी थी, और उसके बाद जो कुछ आपने देखा हमारे चैनल पे, हमारे पोर्टल पे, यूट्यूब पे और अखबारों में और चैनलों में, दूसरे सोशल मीडिया ने जो खबर लगाई, एक ठीक है कि ये एक कानून है हमारे देश में। जो हम तालिबानियों की बात करते हैं, नक्सलियों की बात करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि वो असामाजिक काम करते हैं। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संविधान को हमने आत्मसात किया है 26 जनवरी 1950 को, तो उसके तहत हम जीवन जीने के लिए विवश भी हैं, चाहे करके भी हमको रहना पड़ेगा, क्योंकि उसी एक तार में बंधे हुए हैं सब कोई। अगर कोई आदमी असामाजिक काम करता है तो उसको, ठीक है, पुलिस को किसी को भी मार देने का अधिकार नहीं है, सजा देने का प्रावधान है और सजा देने का अधिकार कोर्ट को है। लेकिन कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि लोग ये बोलते हैं कि अच्छा हुआ मर गया। नक्सलियों के बारे में, आतंकवादियों के बारे में हम कहते हैं, तो उसी तरह की घटना कोरबा में हुई। एक व्यक्ति, एक लड़का जिसके ऊपर 14-15 मुकदमे हैं, त्राही मचा रखा था उसने, और उसकी मौत हो जाती है। और मौत के बाद जिस तरह की बातें होती हैं, तो परिहास में लोग कह रहे थे कि उनके परिजन या जो लोग मांग रहे हैं भारत रत्न भी मांग लेना चाहिए उनको। ये आक्रोश में मैं इस बात को कह रहा हूँ। मेरे घर में भी बच्चे हैं, अगर हमारा बच्चा इस तरह की हरकत करेगा तो मैं तो ये कहता हूँ कि तकलीफ जरूर होगी, लेकिन इस तरह से जाकर के महिमा मंडित करने की कोशिश नहीं करूँगा, और किसी को करना भी नहीं चाहिए। जो परिवार परेशान था जिस बच्चे से, उस बच्चे को लेकर के आप इस तरह की बातें करना शुरू कर दोगे तो असामाजिक तत्व वो तो चला गया, हमें आपको इसी समाज में रहना, इसी देश में रहना, हमारे आपके लिए घातक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ऐसे इसको भी विचार करके, इसके बारे में मैंने भी सुना, और मैं आपको ये बताऊंगा कि 6 महीने पहले से ही वहाँ पे जितनी उस मोहल्ले में जितने भी लोग रहते थे, जितनी खासकर महिलाएं, बेटियां रहती, वो तो आप लोगों तक भी पहुंचे होंगे। बेटियां हमारे तक पहुंच करके हमेशा मतलब बोलते थे, भैया हम लोग, हमारे घर में बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। किसी को ब्लेड मार देता था, किसी को कुछ कर देता था, पूरे लोग परेशान थे। और बीच में जो कुछ कारनामा करके है, जो 307 का मुकदमा भागा फिर रहा था, पुलिस इसको ढूंढ रही थी लगातार, और अचानक परसों खबर मैंने भी पढ़ी कि ऐसे इसका शव पाया गया अस्पताल में, जिसे लेने कोई आ नहीं रहा था। तो ऐसे लोग किस कारण से हुआ, क्या हुआ, ये पुलिस और प्रशासन जाने। मैं इसमें कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऐसे लोग समाज के लिए बहुत बड़ा एक समस्या थी जी। और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता था, तभी बोलता था, मैंने तभी जो पुलिस के आला कमान एसपी साहब थे, इनसे पहले उनको भी मैंने शिकायत की थी कि कृपया करके वहाँ पे लोगों को थोड़ा सा राहत दिलाएं, न्याय दिलाएं। तो अब क्या बात हुई थी, कैसे मौत हुई, ये सब पुलिस जाने हुए उनके, और मैं उसमें नहीं जानता हूँ। लेकिन हाँ, इसके बाद ऐसा आपने कहा कि वहाँ के मोहल्ले के कई लोगों का मेरे को फ़ोन आया कि भैया बहुत अच्छा लगा कि यह समस्या हमारे यहाँ से दूर हुई। तो कहीं भी हो, पुलिस का काम है कि कानून व्यवस्था संभाल के रखना। अब जो चीज़ हो गया है, जो पुलिस बता रही है, उनके परिवार वालों को चाहिए कि ससम्मान उसका जो होती है हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करें। ज़्यादा दिन शव रखना भी मैं जानता हूँ एक डॉक्टर के नाते अच्छी बात नहीं होती है, और करके फिर आगे जो भी होगा आपका, चाहे वो मुकदमा के थ्रू या जैसा भी हो, आप उसको जो भी करना चाहें वैसा कीजिए, लेकिन इसको एक और बड़ा समस्या न बनाएं। जी 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 जी। समाज में इस चीज़ को गलत ढंग से न फैलाएं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई गलत परिपाटी हम शुरू करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमको, हमारे परिवार को, हमारे समाज को भुगतना पड़ता है। ये
एक ठो नहीं, इसको हजारों हजार प्रमाण हमारे इर्द गिर्द ये ही दिखाई इतिहास देते हैं। गवाह परिवार है को- कि पापी का अंत बहुत ही खराब तरीके से हुआ है। जी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। चाहे तो वो रावण रहा हो, जी, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस सृष्टि का, जी, सबसे ज्ञानी व्यक्ति, शक्तिशाली, जी तो गलत करने से तो उसका एक मिलता ही है। जी, जो पाप का सजा- घड़ा भरता है। पाप का घड़ा बढ़ता बहुत है, सारी सजा- कहावत सजा- है, बहुत सारे मुहावरे हैं, और जो जैसा करेगा वैसा उसको फल प्राप्त होगा। और नहीं तो फिर हमारे यहाँ भोलेनाथ तो है ही, उनका त्रिशूल निकलता है बाहर, गड़गड़ा के फिर छाती को भेदता है। और अभी उन्हीं का महीना चल रहा है। और जो जो बातें आज जितनी चर्चा हम लोगों ने की शुरू से लेकर के, मैंने कहा बाद में इस पे चर्चा थोड़ा सा जरूर करेंगे, कि जितनी भी चाहे इकोनॉमिक सर्वे की बात हो, हिंदू मुसलमान की बात हो, कमला हैरिस की बात हो, या इस तरह के लोगों के मारे जाने की बात हो, आतंकवादियों नक्सलियों की बात हो, प्रकृति की बात हो, सब कुछ भगवान भोलेनाथ में समाहित है। बेटियों की बात हमने तालिबान में की। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या मिलेगा कि हम अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं। आधा शिव जी का, आधा पार्वती जी का वो रूप है हमारी आंखों के सामने, और हम लोग उनको आराधित करते हैं। तो ये शिव जी पूरी सृष्टि हैं। गंगा जी सिर पे, हिमालय, जीव जंतु, गाय, सब चीज पूरा हाथी, मोर, ये सब कुछ इनके इर्द गिर्द। तो मुझे लगता है कि समग्र सृष्टि जो है वो भगवान भोलेनाथ में विद्यमान है। उन्हीं का महीना चल रहा है। उन्हीं का महीना आज से चालू हो गया है। जी जी, तो लोग इसका आनंद लो। साथ साथ जो भगवान का संदेश है उसको भी अपने हृदय में धारण करके उसको यथार्थ में परिवर्तित करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करें। बिल्कुल। और आज सभी लोग सपरिवार जरूर मंदिरों में जाएं, लेकिन एक अनुशासन के साथ जी, बाबा का दर्शन करते हुए सभी लोगों को दर्शन करने का मौका भी दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी मंदिर, आज तो मैं जानता हूँ आपके चैनल वाले भी सारे जगह पूरी तरीके से व्यस्त होंगे सभी मंदिरों में, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में जहाँ भी भोले बाबा का मंदिर होगा, लोग वहाँ उन्हें नमन कर, प्रणाम कर, आशीर्वाद लेने ज़रूर पहुँचेंगे। हम भी आज मंदिरों में जाएंगे, दर्शन करेंगे और एक अच्छा माहौल। आज से एकदम सावन का महीना जो है, मैं बोलता हूँ कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। जी जी जी, बारिश हो रही है, हरियाली है। अब बाबा का आशीर्वाद जब मिल जाए तो उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। जय भोले। जी जी, कनकी दर्शन करने के लिए बिल्कुल। बड़ी संख्या में लोग रात को 12:05 से ही शुरू हो गए। सब मंगला से पद यात्रा करते हो, कांवड़ यात्रा उनकी। और रास्ते में अभी तो पहला सोमवार है, अगले सोमवार से भीड़, क्योंकि सोमवार ही वहाँ जाते हैं लोग, बाकी तो रोज दर्शन करने जाते हैं। ये लेकिन उस बहुत दिन अच्छी भीड़ ज़्यादा होती है। आपने आज एक जानकारी भी दी कि सोमवार को शुरू होकर सोमवार को खत्म हो रहा है। जी जी, ये सावन का महीना। जी, और भी 72 वर्ष में 72 वर्ष बाद पहले, हाँ 72 वर्ष बाद हो रहा है। तो ये सुखद संकेत है इस प्रकृति के लिए, इस कायनात के लिए और हम सबों के लिए। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। और जो संदेश मैंने कहा है ना कि प्रकृति के साथ भी, अपनों के साथ भी, जो अपने नहीं उनके साथ भी, जो अपने बनने से दूर भागते हैं उनको भी अपने नज़दीक लाने के लिए बहुत सारा संदेश इसमें समाहित है। और उसमें से एक भी संदेश अगर हमने अपने जीवन में धारण कर लिया तो इस प्रकृति के साथ, वसुधा के साथ न्याय करने वालों में हमारा नाम भी जुड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, चलिए विराम देते हैं हेडलाइंस के यहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का। और डॉक्टर साहब, आप काफ़ी दिन प्रवास पर थे, पार्टी के काम से, निजी काम से, और कल ही आपका आगमन हुआ। मैंने आपसे आग्रह किया डॉक्टर साहब आइए, तो लोगों को ये दिख तो जाए डॉक्टर साहब वापस लौट आए हैं, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया और आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ कमलेश भाई इस चैनल पे आना और लोगों से रूबरू होना, ये वाकई मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कम से कम इस चैनल के थ्रू सभी लोगों को मिल लेता हूँ और ऐसे भी कोशिश करता हूँ कि सबसे मिलता रहूँ। सभी लोगों को पुनः सावन मास के इस पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाई और भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत नमस्कार।